आर यू ऑल। आज हमारा हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस है। 3 जुलाई है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग घर पे हैं, हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं। सॉरी। और अपनी हेल्थ के साथ आप अपना अच्छा से ध्यान रखना है। आज का हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस हम स्टार्ट करें। 3 जुलाई 2020 का डे आपका है फ्राइडे। आज का जो भी चीज़ है, देखिए सिविल सर्विसेज के लिए हिंदू बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कल मेरे पास एक मैसेज आया था जिसमें बच्चे ने पूछा कि सर आप जो अपनी कोचिंग का एडवर्टीज़मेंट इसमें कर रहे हैं, क्या इसके बाद आप फ्यूचर में यूट्यूब चैनल भी अपना पेड कर देंगे या लेक्चर डालना बंद कर देंगे। तो मैं आप सबको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि वो एक कोचिंग का प्रमोशन है जो मैंने आज हटा भी दिया है। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं बेशक करें, नहीं करना चाहते तो ऐसा नहीं, जो ज्वाइन नहीं करेगा वो नहीं पढ़ेगा। आप सब लोग मेरे लिए स्टूडेंट्स हैं और आप सबके लिए फ्री है तो फ्री ही रहेगा। दूसरा, मैं देख रहा हूँ कि जितने भी लेक्चर डालता हूँ उसमें एक फ़िक्स है जिसे डिसलाइक करना होता है। तो मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँगा, अगर आप डिसलाइक कर रहे हैं तो उसका कारण ज़रूर बताएं। ऐसा नहीं कि सिर्फ डिसलाइक करते हैं, लेक्चर देखा नहीं आपने, 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे, 15 मिनट, 10 मिनट कुछ नहीं देखा, पहुँचते ही उसे डिसलाइक करने की आदत है। तो बेटा पहले पूरा लेक्चर देख लें, देखने के बाद आप डिसलाइक करेंगे तो आप जस्टिफाई कर पाएंगे आपने डिसलाइक क्यों किया, और आपने लाइक क्यों किया उसका रीज़न हमें पता होना चाहिए। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइक डिसलाइक दोनों का रीज़न दें। कल कुछ स्टूडेंट्स ने बताया साउंड नहीं आ रही, तो उसका कुछ इशू था, मैं उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी बोलता हूँ। थोड़ा हौच पौच में कल कुछ चीज़ें थी, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी घर पे, तो उसमें मैं फंसा हुआ था। बट आज ऐसा कुछ नहीं है, आज मैं रिलैक्स हूँ अभी तक तो हाल फिलहाल, और आराम से आपके लिए एक लेक्चर बना रहा हूँ। तो आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। आज के सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उसने अप्रूव किए 33 न्यू फाइटर जेट्स। उसके साथ बहुत सारी चीज़ें इन्होंने मांगी है, जिसमें MiG-29 है, उसके बाद 12 Su-30 हैं, MKI एयरक्राफ्ट हैं। तो सारी चीज़ें मांग रहे हैं। देखिए आपने देखा होगा कि इस वक्त क्या हालत है इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे। तो इसकी बात हुई, इसके बाद मोदी ने भी बात की, पुतिन से टेलीफोनिक कन्वर्जेशन हुई। अभी राजनाथ जी गए थे परेड में, उसके बाद पुतिन वहाँ पे विन किए हैं, तो उनसे टेलीफोनिक कन्वर्जेशन में उन्हें वेलकम किया, उन्हें कांग्रेट्स किया, सब कुछ किया इन्होंने। तो मोदी जी ने भी ये काम किया है। तो देखिए 39,900 करोड़ की ये डील है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको अगर बता दें तो एयर डिफेंस में हम चाइना से बेहतर हैं। अगर हम उन्हें हरा सकते हैं तो एयर फील्ड में हम हरा सकते हैं। तो ये चीज़ें हमारे सामने हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। तो अब एयरक्राफ्ट और बढ़ाए जा रहे हैं ताकि हम अपने आप को और सिक्योर बना पाए। चलिए अगली चीज़ देखते हैं। जहाँ आपको पता है 3 पुलिसमैन कस्टोडियल ट्रायल डेथ्स जो हुई थी अभी तमिलनाडु में, अभी इस पर एडिटोरियल भी है, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। ठीक है, जिसमें आपका SI भी था, इंस्पेक्टर भी था सस्पेंडेड, उन सबको गिरफ़्तार किया गया है। सब इंस्पेक्टर रघु गणेश, इन सबको, और इन सबको ले जाया गया है। CBI की टीम आई थी तो इन्हें उठा के ले गई है, अब इनको जेल में डाला गया है। इंस्पेक्टर भी चले गए थे, वो भागने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया। देखिए अब ये नहीं पता कस्टोडियल ट्रायल में जो मरे उन पर सबकी गलतियाँ थी कि नहीं, बट हाँ अच्छी पहल है कि पुलिस अब कस्टडी में किसी को मार नहीं सकती, और अगर उसकी डेथ हो जाती है तो क्या क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, ये सब सामने आ गई। न्यूज़ का ही हेल्प है, न्यूज़ मीडिया ने जो कोशिश की उससे फ़ायदा मिला लोगों को। तो चलिए देखते हैं इस पर क्या फ्यूचर बनता है। इसके बाद इटालियन मरीन्स थे, एक इंटरनेशनल लॉ है बेटा जिसे हम बोलते हैं, एक तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्टिब्यूशन है, उसने मना कर दिया कि ये जो जुरिडिक्शन है वो इटली में ही होगा, इंडिया में नहीं होगा। दूसरा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सी है, जिसे UNCLOS बोलते हैं। UN क्लॉज जो है उसमें रूल्स हैं। तो इंटरनेशनल वाटर में ये दोनों फ्रेंच पर्सन्स थे, इन्होंने केरला के फिशरमैन को मार दिया था। तो इन्होंने कंपनसेशन तो मिल गया, कंपनसेशन की बात हो गई, बट इनको पनिश करने के लिए हम लोग हार गए। 2012 का केस है। तो जब क्लास चलती थी मेरे बच्चों की तो उनको मैंने बताया हुआ था, आप लोग इसे देख लीजिएगा। मैं इसका एक स्पेशल लेक्चर भी आपके लिए ले आऊँगा, क्योंकि न्यूज़ में आया तो मैं आपको ये सारी स्टोरी एक बार फिर से बता दूँगा। इसके बाद आइए कोर कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं। बेटा देखिए आपको पता है अनलॉक स्टार्ट हुआ, 1 और 2 चला। आज भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अब देखिए जो हमारी बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें प्रॉब्लम्स अगर होंगी तो हमें दिक्कत होगी। अब बेसिक इंडस्ट्रीज़ में क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग आती है, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट्स आते हैं, कोल इंडस्ट्रीज़ आती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको सीमेंट चाहिए वो आती है, रिफाइनरीज आती हैं। इसके साथ एग्रीकल्चर में जाएंगे तो आपका फर्टिलाइज़र्स आएंगे, क्रूड ऑयल आएगा। तो इन सब के प्रोडक्शन की बात करें तो डिक्लाइन हो रहा है, लगातार डिक्लाइन होते जा रहे हैं। 48 से 22 आ गए, तो कंडीशन थोड़ी बुरी है। और आपको ध्यान देना है कि इकनॉमी कैसे सुधरे, इसके बारे में आपको सोचना है। अगर इकनॉमी सुधारने की आप कोशिश नहीं करेंगे तो आपके साथ दिक्कत रहेगी। तो हर बंदे को प्रयास करना है कि इन चीज़ों को हम इम्प्रूव कर पाएँ और चीज़ें कर पाएँ। दूसरा आपने देखा होगा पॉजिटिव चीज़ ये है बेटा कि यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि एग्रो प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ी है। एग्रो प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने का सिंपल सा रीज़न ये है कि भाई सारे लोग जितने बाहर थे वो सब कंट्री में अपने वापस आ गए, अपने होम टाउन में वापस हैं, गांव में हैं, और वहाँ पे रहकर वो अपना पूरा काम कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में अपने घर पे रह के काम करेंगे तो इसकी डिमांड बढ़ेगी बढ़ेगी, अच्छी चीज़ है।
और ख़रीफ सीज़न भी था तो फ़ायदा हो ही रहा है इन चीज़ों को। अब क्वेश्चन ये है क्या इसके बाद फ़ायदा है? देखिए हम सब मानसून पे डिपेंड करते हैं फर्टिलाइज़ के लिए, फूड ग्रेन्स के लिए। तो क्या मानसून अच्छा आएगा इसकी उम्मीद में इतनी चीज़ें करना अच्छा है? हमें देखना चाहिए मानसून पे हम कितने डिपेंड करते हैं। बट ये है कि यहाँ कोर इंडस्ट्रीज में फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है, बाकी कोई नहीं। तो ये चीज़ें भी हमें देखनी पड़ेंगी। क्या होगा, लेबर्स की कमी थी, बीच में चीज़ें बंद थी, फिर बड़ी मुश्किल से खुली तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई और आज भी कोर इंडस्ट्रीज़ काम नहीं कर रही। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इन्हें कैसे वर्क कराएंगे। इंडियाज़ टॉर्चर कल्चर नीड टू एंड्स नाउ, ये बेटा वही है जो आपको अभी मैंने न्यूज़ में बताया। देखिए अभी हुआ क्या था, लॉकडाउन वायलेशन के चक्कर में तमिलनाडु में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें जयराज थे, इनको और इनका बेटा था, ठीक है। सॉरी, इनके 2 लोग थे, इनको अरेस्ट किया गया था। ट्रैजिक डेथ हुई पी जयराज की एंड बैनिक की। तो जयराज 58 के थे, इन्होंने मर गए, उसके बाद बच्चा भी इनका मर गया। तो इस पे हुआ कि भाई जुडिशल कस्टडी में ऐसे लोग कैसे मर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, तो मारा आ गया होगा कुछ हो। तो एक आ गया पुलिस भैया बहुत ज़्यादा क्राइम करती है, इसकी प्रॉब्लम्स हैं, इनको संभालना बड़ा मुश्किल है। तो चीज़ें चल रही थी, उसी पे बात है। तो उस पर आज की डेट में न्यूज़ में इतनी चीज़ें आई। तो आज इनका ट्रायल्स ख़त्म हुआ। ह्यूमन डेमोक्रेटिक राइट है। देखिए यूनाइटेड नेशन अगर कोई डेमोक्रेटिक राइट्स बनाती है उसे लोग फॉलो करने की कोशिश करते हैं। इंटरनेशनल वहाँ पे राइट्स भी हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो पहले से हैं। टेररिज्म एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटीज़, और ये सब चीज़ें पहले से बनी हुई है। तो इन सब के बारे में भी देखना है कि क्या होगा। एक्टिविटीज़ हैं तो उसमें लिखा हुआ है प्रिंसिपल यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेन टॉर्चर जो है, इसके थ्रू चीज़ें होनी चाहिए, इसके सिग्नेटरी इंडिया भी है। तो ऐसी चीज़ों को हमें देखना चाहिए। कई लॉज जा चुके हैं, कई कमेटीज़ ने सिफारिश दी है कि इसके बारे में काम होना चाहिए, पर कोई करता नहीं। आर्टिकल 21 हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। कई एडवोकेट ऑलरेडी पिटिशन दे चुके हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया था कई बार। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों को सोचनी चाहिए। देखिए 2012 में यूपीए गवर्नमेंट में बिल था, वो लैप्स हुआ। फिर 2016 में अश्वनी कुमार ने यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ में ये शॉर्ट किया, टॉर्चर लॉ वाया सुप्रीम कोर्ट पिटिशन, ये कैंसिल हुआ। इसके बाद फिर दोबारा किया गया, कुमार राव ने, इनके साथ भी यही हुआ। तो पिटिशंस को भी लोगों ने सीरियसली नहीं लिया, गवर्नमेंट भी इसे सीरियसली नहीं ले रही थी, और अब इसे सीरियसली लेने की ज़रूरत है क्योंकि इससे दिक्कत कम होगी। अगर आप लॉ टॉर्चर करता है, लॉ है उसको आप इम्प्रूव नहीं करते और चीज़ें नहीं करते तो आपको प्रॉब्लम होगी। कोशिश करनी चाहिए इसको हम इम्प्रूव करें, और हमें देखना चाहिए कि सब लोग इसे समझें, सिर्फ हम लोग ना समझें। जो मीडिया वाले, सिविल सोसाइटी वाले, स्टूडेंट्स ग्रुप हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, आप कोशिश करिए कि लोगों को बताएं, लोगों को समझाएं कि पुलिस से डरने की ज़रूरत नहीं। आप वहाँ जाते हैं तो आपके पास खुद के लॉयर्स हैं, आपको मार नहीं सकते, आपको टॉर्चर नहीं कर सकते। आपसे बेसिक इंक्वायरी पूछें, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना आपको इतना मार देंगे आपकी जान चली जाए। इसके बाद अनसर्टेन वर्ल्ड सीट ऑफ ग्लोबल हाई टेबल, आपको पता है जनवरी 2021 से इंडिया की फिर से सीट वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी यूनाइटेड नेशन में। तो कोविड-19 का टाइम है, इसके बाद ये चीज़ होगी बहुत इंपॉर्टेंट। यूनाइटेड यूएस का भी इलेक्शन का टाइम चल रहा होगा। तो अगला वर्ल्ड कैसा होगा ये अभी हमें नहीं पता। कंट्रीब्यूशन कैसा है यूनाइटेड नेशन में ये हमें देखना है। इंडिया शुरुआत से सर्व कर रहा है, कई बार जीत चुका है। तो जनरल असेंबली में जब ये आता है तो 2/3 मेजोरिटी से जीता हुआ है। अब ये नहीं हमें पता चलता कि कौन सी 8 कंट्री है जिसने हमारे साथ नहीं दिया, बाकी चीज़ें हमें पता चलती है। तो सीक्रेट बैलेट होता ही नहीं पता चलता, बाकी वही पुरानी चीज़ें कि कौन कौन जीता किस किस प्लेस से। अब देखिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हम बैठे हैं, हमें अपना रोल प्ले करना है, डेमोक्रेटिक है, हम अपनी बात स्ट्रेटली और स्ट्रिक्टली सामने रखते हैं। तो वो चीज़ें अभी भी हम करेंगे, उसको हम बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। तो इसी के बारे में सारी चीज़ें दी है कि अब हम क्या करना चाहते हैं, कैसे हम अपने आप को आगे ले जाएंगे। फ्यूचर में परमानेंट सीट मिलने के लिए भी हमारे रूल्स और हमारे क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है फ्यूचर में क्या पा पाएंगे क्या नहीं पा पाएंगे। परफॉर्मेंस हमें अपनी सही रखनी चाहिए, हमें जो वीक है उनके बारे में अपनी बात रखनी चाहिए। वोटिंग में हमें राइट पर्सन का फेवर लेना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या है यूनाइटेड नेशन में फ्यूचर क्या है। तो आप इस पर क्वेश्चन और लिख सकते हैं क्या, परमानेंट मेंबर सीट पाने के लिए ये जो छोटी छोटी मेंबरशिप हमें 2-2 साल की मिलती है, कहीं ना कहीं रोल प्ले करती है। और इंटरनेशनल डायनेमिक जो चेंज हो रहा है उसमें क्या इंडिया को ये चांसेस हैं कि हमें ये सीट मिल जाए। इसके बाद स्टिंग अलर्ट की बात की जा रही है। इस एडिटोरियल में बेटा ये बोला गया है कि जो कोविड-19 के केसेस हमारी कंट्री में इतने बढ़ रहे हैं उनके बढ़ने का बेसिक कॉज क्या है। देखिए सिंपल सी चीज़, कोविड-19 के केस तो बढ़ रहे हैं, उसके साथ अदर डिजीज़ के कम होने का केस क्या है। देखिए एक सिंपल सी चीज़ है, अदर डिजीज़ कैसे कम हो रही हैं, अदर डिजीज़ के कम होने का कोई लॉजिक ही नहीं है। तो अब क्या हो रहा है कि हमने दोनों डिजीज़ को अलग अलग रख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, जो कोविड-19 उस पर ध्यान दे रहे हैं, बाकी सारे केसेस पे ध्यान नहीं दे रहे। जैसे आज भी न्यूज़ थी कि कैंसर हॉस्पिटल में कैंसर पेशेंट और उनके स्टाफ को कोरोना हो गया। भाई जाहिर सी बात है, जो ऑलरेडी ले अगर उसको कोविड-19 हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ में आज सरोज खान फिर की डेथ हो गई। तो हमारे यहाँ कोई ना कोई सीनियर
या बहुत रिच पर्सन भी मर रहा है, तो ये हमें क्लियरली बता रहा है कि कोविड-19 अच्छी डिज़ीज़ नहीं है, हमें इससे प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। पर इसके साथ अदर डिज़ीज़ के साथ भी हम इतना लूप होल नहीं दिखा सकते कि उनको हम ध्यान ना दें, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हाई रिस्क रेट पर है। देखिए, दो तरीके की डिज़ीज़ होती है, कम्युनिकेबल, एक नॉन कम्युनिकेबल। जो बेटा आपकी कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है वो होती है जो स्प्रेड होती है, जैसे आपका वायरल हो गया, कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, जुकाम हो गया, उसको अगर आप देखेंगे तो वो स्प्रेड होती है। जब वो डिजीज़ स्प्रेड होती है तो आपको प्रॉब्लम दे सकती है। भाई, इसके स्प्रेड होने से सबसे बड़ा लॉस क्या होता है? ये आपका कोविड-19 है। कोविड-19 क्या है? ये भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है। यही कारण है कि आपको घर पे बंद किया गया है। अगर आप पहले बाहर निकलते थे, जब बाहर निकलते थे तो क्या था, कोविड-19 की डिजीज़ से जैसे वायरल होता था, जुकाम बुखार आपको ईजिली हो जाता था। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में जैसे एड्स है, कैंसर है, ये सारी चीज़ें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आती हैं। ये भी आज की डेट में स्प्रेड होती हैं। जब ये स्प्रेड होती हैं तो आपको दिक्कत होगी होगी। आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ दोनों का इलाज करना ज़रूरी है। अब ऐसा तो नहीं है कि जिसको कैंसर है वो पेशेंट वेट करेगा जब तक कि कोविड-19 ख़त्म नहीं होगा। भाई, उसकी बॉडी भी डिके हो रही है, वो भी मर सकता है। जिसको हार्ट डिजीज़ है उसके साथ भी यही है। मान लीजिए मेरी फैमिली में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो मैं तो अभी भी हॉस्पिटल लेके जाऊँगा। हॉस्पिटल में जितना पैसा लगेगा इलाज कराएंगे। हम कोविड-19 के डर से घर पर तो नहीं बैठ सकते। हमारी जो जिम्मेदारी हमें निभानी है, तो वही चीज़ गवर्नमेंट को भी सोचनी है कि इस डिज़ीज़ के बारे में सीरियसली सोचें और इसके बारे में प्रॉपरली वर्क करें, वरना दिक्कतें बढ़ती जाएंगी। तो ये देखना है कैसे हो सकता है। आईडीएसपी है, न्यू नॉर्मल की बात की जा रही है, इन सारे बातों में लिखी है। न्यू नॉर्मल ऐसे ही नहीं होगा। आज देखिए, इंश्योरेंस कम हो रहा है, डिजीज़ के लिए क्लेम कम हो रहा है, हॉस्पिटल में पेशेंट कम जा रहे हैं, डिजीज़ का रेशियो कम है, लॉकडाउन में एक्सीडेंट्स कम हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं पॉजिटिव है पर नेगेटिव भी हैं। तो आपको ध्यान देना है, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के भी जो पेशेंट हैं उनका भी ट्रीटमेंट किया जाए, उनका भी इलाज किया जाए, और उसके बिना कोई काम नहीं चलेगा। इसके बाद क्या जो आपकी आयुर्वेदिक है, क्या वो अल्टरनेट है मॉडर्न मेडिसिन का? तो सीरियसली देखिए, ये कोविड-19 के बाद अभी पतंजलि के बारे में बात है, तो इसमें क्या प्रोसेस होता है, मेडिकेशन का 6 स्टेज पार करनी होती है। प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है, फिर क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, उसके बाद इंडिविजुअल और ग्रुप्स टेस्टिंग होती है, जिसे टिपिकल ड्रग ट्रायल बोलते हैं। इसके बाद फ़ेज़ 2 फ़ेज़ 1 जब चला जाता है, फ़ेज़ 3 होता है। इसके बाद इस ड्रग्स को चेक किया जाता है, उसके आउटकम्स देखे जाते हैं, उसके बाद इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए दिया जाता है, फिर उसकी क्वालिटी असेस होती है। तो बहुत सारे काम होते हैं, बट इस पे आयुर्वेदा क्या इतने स्टैंडर्ड फॉलो करता है कि इतने स्टैंडर्ड इन्हें देने चाहिए? तो यहाँ पर एक पक्ष कह रहा है कि हाँ देने चाहिए, दूसरा कह रहा है भाई इसका आउटकम हमें नहीं पता। देखिए, आयुर्वेदा बहुत पुरानी है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड है, और बहुत दिनों से कई मेडिसिन इसकी टेस्टेड है जो रिजल्ट दे रही हैं। अब अगर उनमें से कोई मेडिसिन है, उसका रिजल्ट हमें पहले से पता है, जैसे गले की बीमारी, उसका इलाज है इनके पास। बस प्रॉब्लम है कि शॉर्ट टर्म डिजीज़, शॉर्ट टर्म इलनेस को सही करता है, आप तुरंत कोई ट्रीटमेंट नहीं देगा। इसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है, वन शॉट में इसमें कोई बेनिफिट नहीं होता, थोड़ा टाइम टेकिंग है, स्लो एक्सेस है, स्लो वर्क करता है। ये चीज़ें हमें ध्यान देनी है। तो हमें ये सोचना है कि अगर किसी को तुरंत हमें इलाज देना है तो हम आयुर्वेदा की जगह एलोपैथ पे ट्रस्ट करें, क्योंकि एलोपैथ हमारे लिए बेटर वर्क कर सकता है, आयुर्वेदा हमारे लिए बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। अगर हम इसे नहीं समझते तो हमें दिक्कत होगी। तो ये चीज़ें आपको हमको समझनी पड़ेंगी, इनको जानना पड़ेगा। तो इसी में है। उसके बाद एक दवा हमारी और आ रही है जिसके बारे में बहुत सारी बातें चली हैं एलोपैथ में। कोरोना से रिलेटेड कोविवीवर वो है, वो बेटा 20,000 से ऊपर की दवा पड़ी है, 14,000 15,000 की दवा, वो कोई तो खाएगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, हमें सस्ता अल्टरनेट चाहिए। हमें डॉक्टर्स के साथ, टीम के साथ मिलकर आयुर्वेद एलोपैथ दोनों को देखना है, जो हमें बेटर रिजल्ट दे। देखिए, लॉकडाउन का टाइम था, अब सब लोग आगे बढ़ रहे हैं अपनी जेम टाइट करने के लिए। जो पहले इसकी रिसर्च कर लेगा ठीक है। हम तो अभी सेकेंड ट्रायल पे हैं। चाइना ने तो अपनी मेडिसिन क्लिनिकल ट्रायल के बाद सीधे आर्मीज़ को दे दी 2 साल के ट्रायल पे। तो कहीं ना कहीं हम सारे सेफगार्ड्स को बाईपास कर रहे हैं। तो कई एक्सपर्ट से कहते हैं कि ऐसा ना हो कि आप कोविड-19 की दवा बनाने के चक्कर में कुछ ऐसी हौच पौच कर दें, इतनी जल्दी मचा दें कि बाद में इसका साइड इफेक्ट हमें देखने को मिले। तो इस पे भी हमें ध्यान देना है। हमें नहीं देखना कि चीज़ें कैसे हैं, वर्किंग कमेटी पैनल सबको हमें रखना है। हमें देखना चाहिए कि भाई किस तरह हम सीरियस डिसिप्लिन के साथ इन चीज़ों को कर सकते हैं, इनके काम को कर सकते हैं। अगर हम इनको काम नहीं ठीक से दे सकते तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। तो हमें बहुत सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, वरना हमारे साथ इस तरह की प्रॉब्लम चलती रहेगी। तो हमें क्लियरेंस चाहिए, सब कुछ चाहिए, हर चीज़ पे हम करेंगे तभी हमें प्रॉब्लम से बच पाएंगे। तो देखते हैं, 14 डेज़ थेरेपी दी गई, फीवर कफ सब गया, बट ये कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि जो हमें दवाई मिल रही है आज की डेट में, जिसे फेविपिविर बोल रहे हैं, 13,000 के आसपास आ रही है, 14 दिन की दवाई लेनी है। तो ये सब चीज़ें ना हो। तो हमें देखना है कि हम क्या कर सकते हैं फ्यूचर में, कैसे टाइम ले सकते हैं। आयुर्वेदा भी एक ऑप्शन हो सकता है, इससे भी हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। आगे हमें देखना है हम इसे कैसे सही कर सकते हैं। तो इस पर भी आउटलुक आप ले लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको सीरियसली हेल्प मिलेगी। इसके बाद बेटा कंडीशंस की बात की है, जैसे हेल्थ वर्कर्स हैं, उनकी बहुत बुरी कंडीशन है, ड्रेस तक नहीं दी गई प्रॉपर्ली, उन पर ध्यान नहीं दिया गया। जो डिजीज़ के बाद क्लीनिंग कर रहे हैं उनको इन्फेक्शन के चांसेस हैं। पीपी किट्स नहीं दी गई, ग्लव्स एक ही दिया गया, उसे बार बार रबड़ ग्लव्स को धो के पहनना है, सब कुछ करना है।
यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश में भी यही हालत है, बहुत बुरी कंडीशन है इनकी, इनकी कंडीशन नहीं सुधरी। देखिए, अगर इनको सप्लाई नहीं दी जाती, जो सप्लाई दी जाती है वो अगर चोरी हो जाती है, रबर बूट्स हो गए, मास्क हो गए, ये सब चीज़ें, इन्हें प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स नहीं दिए जाएंगे, तो जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं इन्फेक्शन को बढ़ाएंगे, इनके साथ हमें प्रॉब्लम होगी। तो हमें कोशिश करनी है कि स्टाफ इन सब के साथ मिल के काम करे, जिनको सबसे पहले चाहिए उनको सबसे पहले ये चीज़ें प्रोवाइड करानी चाहिए। इसके बिना एक्शन आप कंट्रोल नहीं कर सकते, चीज़ें आप नहीं कर सकते। तो अगर आपको प्रॉपरली कुछ रिसीव करना है तो आपको इन सब की चीज़ों के बारे में काम करना पड़ेगा। लो कास्ट हैं तो आपको ये देखना है कि कैसे कंडीशन में रहेंगे। स्टाफ के लोअर जो कास्ट के लोग हैं जो क्लीनिंग कर रहे हैं उनका भी ध्यान देना है। पैंडेमिक के क्लीनर्स को ये देखना है कि उसकी प्रोटोकॉल की क्या इंपॉर्टेंस है, उसको चीज़ें नहीं पता। फंक्शनिंग हॉस्पिटल और इन सब में जो क्लीनिंग है वो बहुत रिस्की हो जाती है। इनको ट्रेन करने की ज़रूरत है, प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, इनकी वर्किंग कंडीशन इंप्रूव करने की ज़रूरत है। अगर ये चीज़ें हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हेल्प होगी, तो ये करने की कोशिश इंसान को करनी चाहिए। उसके बिना हमें कोई बेनिफिट होगा नहीं। हमें कोशिश करनी है कि हम इनकी कंडीशन इंप्रूव करें और चीज़ों को सुधारें। इसके बाद आज का बेटा मेंस राइजिंग का क्वेश्चन है, कैन आयुर्वेदा और अल्टरनेटिव मेडिसिन इन जनरल बी द इवेलुएटेड इन द सेम वे एज द मॉडर्न मेडिसिन। भाई जो जनरल मेडिसिन आयुर्वेदा है क्या उसे मॉडर्न मेडिसिन की तरह इवेलुएट किया जाता है? देखिए नॉर्म्स बदल दीजिए तो ये किया जा सकता है, क्योंकि आज की डेट में जो चीज़ें हैं कोविड-19 को जितनी जल्दी ख़त्म किया जाए उतनी जल्दी वर्ल्ड नॉर्मल होगा। तो इसके बारे में क्वेश्चन है। आज का वीडियो इतना ही बेटा, थोड़ा तेज़ी से इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आपका टाइम बचे। आप हिंदू एडिटोरियल में जितनी भी चीज़ें थी वो सारी मैंने आपको PDF में दे दिया, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, उससे कर सकते हैं। आज का लेक्चर इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।